ओके बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम से। नाउ सबसे पहले आप ये समझें कि अगर आपको एक क्वेश्चन में कोई भी रेगुलर हेक्सागन से रिलेटेड इज अ वेक्टर का क्वेश्चन होता है तो उसमें आप ये समझ सकते हो कि ये जो आप रेगुलर हेक्सागन जो देख रहे हो उसका ये जो सेंटर है O, अगर उसके लिए तो ये सारे ट्रायंगल आपको यहाँ पर क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे। स्टेटमेंट इज क्लियर, क्योंकि ये आप पता है कि ये आपका 60 डिग्री होगा यहाँ पे और आइसोसेलेस के कारण से ये सभी 60 डिग्री होंगे। इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अगर A B C D E और F आपका एक रेगुलर हेक्सागन है तो इसमें जो AB साइड है वो आपकी ये OC साइड, ये एक आपका पैलोग्राम होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे पैलोग्राम की जगह इनफैक्ट ये रोम्बस होगा, इसमें ये और ये इसके पैरेलल, ये और ये इसके पैरेलल, यानी कि ये इस पूरे का इज हाफ होगा, मतलब FC इस AB का डबल और पैरेलल टू द AB होगा। और ऐसी सिमेट्रिसिटी से हम लोग एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के इक्विवेलेंट में यहाँ पे आराम से बदल सकते हैं। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा, एक होगा जिसमें रेगुलर हेक्सागन होगा और उस रेगुलर हेक्सागन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस फिगर को या इस सभी बातों को यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा आपसे, इफ इज अ कैपिटल ABCD EF is a regular hexagon, is a A B C D E and F is a regular hexagon, then is proof that कि the AD vector plus EB vector plus FC vector is equal to the 4 times of AB vector। ऐसा कुछ मैंने जैसे बोला, या मैंने आपसे बोला is a AC vector plus AF vector minus AB vector is equal to AE vector प्रूफ करें। या the third is proof that में लिखा हुआ है the AB vector plus AC vector plus AD vector plus AE vector और plus AF vector is equal to the proof करें the 3 times of AD vector। तो ये स्टेटमेंट आपका सम ऑफ द वेक्टर के क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, जिसमें अपन को पास सम ऑफ द वेक्टर की हम लोग प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ABCDE एक रेगुलर हेक्सागन है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहले वाले प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले प्रूफ में आपके पास एक AD वेक्टर है जो कि ये पूरा वेक्टर है और ये वेक्टर हमें पता है कि EF और इसके पैरेलल और इसके डबल है, मतलब कि इस डायरेक्शन में सेम होगा और मैग्नीट्यूड में डबल होगा इस वेक्टर के। एक वेक्टर आपके पास इस EB वेक्टर है, यानी कि ये आपका पूरा वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक EB वेक्टर है। इस एक वेक्टर आपको FC वेक्टर इस तरह से एग्जामिनेशन दे रखा है। इन 3 वेक्टर का सम आपको प्रूव करना है कि 4 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर होगा। अंडरस्टैंड सभी लोग? तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड अगर मैंने फर्स्ट का कंसिडर किया, इज सिंपली AD वेक्टर प्लस EB वेक्टर इज अ प्लस FC वेक्टर, इस तरीके से कंसिडर किया। तो ये बात क्लियर है कि ये जो FC है वो AB के पैरेलल साइड होगी और इसके डबल इन मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि ये रोम्बस है, ये रोम्बस है, तो ये लेंथ इक्वल, ये और ये लेंथ इक्वल, तो ये इसकी डबल हो जाएगी। तो इस FC वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, क्योंकि आप फील कर सकते हो कि ये दोनों वेक्टर आपके पैरेलल है, तो डायरेक्शन सेम है, केवल मैग्नीट्यूड उसका आधा हो गया, या AB का FC डबल हो गया, FC AB का डबल हो गया। तो इसलिए मैंने FC को यहाँ पे सिंपली रिप्लेस कर दिया 2 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर से।
नाउ हमें ए बी वेक्टर चाहिए था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर ओ सपोज कर लिया, तो ए डी वेक्टर को आप बहुत तरीके से प्रूव कर सकते हो। ए डी वेक्टर को मैंने लिखा कि ये ट्वाइस ऑफ दिस वेक्टर है, ए ओ वेक्टर, क्योंकि इसके कोलिनियर है, तो ये ट्वाइस ऑफ ए ओ वेक्टर हो गया। और ये वेक्टर इज द ई बी वेक्टर इज द ट्वाइस ऑफ सिंपली ओ बी वेक्टर हो गया। मेरा ऑब्जेक्टिव यह था कि ए और बी पे हेड या टेल वाले इज अ वेक्टर लिखा जाए, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी तो आ ही गया है। तो नाउ दिस इज इक्वल द 2 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वेट विथ प्लस का 2 ए बी वेक्टर, तो अपनी जगह पे रहेगा ही अलग से। इज ओ ए प्लस ओ बी, यानी कि ए से ओ गए, ओ से बी गए, तो यानी कि ये मिला के आपका इज जिस ये हेड है और ये इसका टेल है, हेड और टेल मिला, तो ये बीच के सफिक्स खत्म होके सीधे ए बी वेक्टर हो जाएगा। तो आप मेरे से कह सकते हो कि, या आप फिगर में फील कर सकते हो कि ए से ओ गए, ओ से बी गए, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से इस तरह से दूरी जाए या वेक्टर में ए बी जाए, इज द सेम चीज है। तो दिस इज इक्वल द ए बी वेक्टर प्लस इज द 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, तो द आंसर इज 4 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। ये इसका सिंपली यहाँ पे आंसर हो गया। ये आपका फर्स्ट वाला था जैसे कि मैंने प्रूफ किया। सिमिलर तरीके से अगर आप इसके सेकंड वाले के लिए कंसीडर करते हो, तो सेकंड वाले का लेफ्ट हैंड साइड आप कंसीडर करो और उस लेफ्ट हैंड साइड के रिस्पेक्ट में आप आंसर निकालो। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया इज द ए सी वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर प्लस माइनस का ए बी वैक्टर इज इक्वेट विथ ए ई वैक्टर, हमें प्रूफ करना है। इज इक्वल ए, तो बात की बात है। तो आपने इज एक रेगुलर हेक्सागन प्लॉट किया यहाँ पे, क्लियर सभी को, एक रेगुलर हेक्सागन इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया, नाम दे दिया ए बी सी डी और ई, और ये पॉइंट आपका एफ हो गया। नाउ द आपको यहाँ पर एक वेक्टर ए सी वेक्टर लिखा है, ये एक वेक्टर उठाया मैंने इस फिगर में, एक वेक्टर आपको ए एफ वेक्टर लिखा है, ये एक वेक्टर उठाया, और एक वेक्टर आपको सिंपली ए बी वेक्टर लिखा है। इन 3 वेक्टर का इज अ कॉम्बिनेशन आपको प्रूफ करना है ए ई वेक्टर के बराबर, यानी कि ए टू ई, ये आपको रिजल्टेंट में इसका टाइम्स चाहिए। बोले तो इस वेक्टर के लिए अपन सिंपल ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू द सी डी वेक्टर। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक मेरी। इज ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू द सी डी वेक्टर, ये आपका सी डी वेक्टर हो गया, और ए सी प्लस सी डी सफिक्स बीच वाला गायब किया, तो ये सीधे आपका ए डी वेक्टर हो यहाँ पे आपको मिल गया। तो ए सी प्लस सी डी वेक्टर आपका ए डी वेक्टर हो गया, ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर अपनी जगह पे ये बना रहा इस तरीके से। करेक्ट सभी को? तो नाउ ए डी वेक्टर आपके पास आ गया, उसमें से आप ए बी वेक्टर को घटाना चाहते हो। आपको चूंकि ये डॉटेड वेक्टर चाहिए, तो उसके लिए मैंने ए बी को पैरेलली शिफ्ट करके ई डी के बराबर कर दिया। तो दिस इज इक्वल टू द ए डी वेक्टर माइनस का इज द ई डी वेक्टर, ऐसे लिख दिया। ई डी वेक्टर इस तरीके से लिख दिया। ई डी वेक्टर में सफिक्स को अगर मैं आपस में इंटरचेंज करूंगा, यानी कि मैं उस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ, उससे आप ऐसे समझो ए डी और डी ई, फिर से डी बीच में मर्ज हो जाएगा, तो ये आपका ए डी वेक्टर इज अ प्लस डी ई वेक्टर हो जाएगा, और ए डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर का सम आपका ए ई वेक्टर, आप इज अ फिगर से फील करो, या मर्ज के बीच का सफिक्स आपका मर्ज होकर खत्म हो जाएगा, और ये आपका ए ई वेक्टर का ये हेंस प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे इसको प्रूफ करके बोल सकते हो कि ये आपका आंसर 1 हो गया। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे थर्ड वाले को प्रूफ करने की जरूरत है, तो आप फिर से वही सेम अप्रोच अप्लाई करोगे और उस बातों को वहाँ पे अप्लाई करोगे। आप कोशिश करोगे कि जिस वेक्टर की आपको जरूरत है उसी के टर्म में आप ट्रायंगल लॉ कंप्लीट कर सको। ए डी वेक्टर और ए ई वेक्टर और प्लस ए एफ वेक्टर को हमें इज 3 टाइम्स ऑफ ए डी वेक्टर में बदलना है।
तो बच्चे ये तो AD वेक्टर है, इसको तो हम लोग छुएंगे नहीं, मतलब इसका सम आपको 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर हमें प्रूफ करने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। मीन्स मेरे पास ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये आपका F है। आपका सिंपली ये AB वेक्टर है, ये सिंपली यहाँ पर आपका AC वेक्टर है, ये सिंपली यहाँ पर आपका AD वेक्टर है और ये आपका AE वेक्टर है और ये आपका AF वेक्टर है। मैं AB वेक्टर को बिल्कुल भी नहीं टच करूँगा। AD वेक्टर के टर्म में लाने के लिए एक तो AD है ये, इसको और इसको ट्रायंगल लॉ कंप्लीट करने के लिए ये वेक्टर चाहिए और एग्जामिनर जो AF वेक्टर है वो आपका CD वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो AF वेक्टर को हम लोग यहाँ पर CD वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं और ऐसा अगर मैं करता हूँ तो AC प्लस CD ये मिलाकर आपका इज सिंपली AD वेक्टर हो जाएगा। सिंपली ये आपका AD वेक्टर हो जाएगा। आपको एक AE वेक्टर दे रखा है और एक AB वेक्टर, और AB वेक्टर को आप पैरेलली ED वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो। इस AB वेक्टर को आप सिंपली यहाँ पर ED वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हो और AE प्लस ED आपका फिर से AD हो जाएगा। यानी कि आपको सुटेबल यहाँ पर आप ऐसे समझो कि ये आपका ED हो गया बच्चे, कंफ्यूजन की कोई चांसेस नहीं होनी चाहिए। ये और ये मिलाकर भी आपका एक AD वेक्टर हो गया और AD और ये भी AD और AD एक और ये बच गया था। तो इज द आंसर आपका 3 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर। इस तरीके से सिंप्लीफाइड होकर ये आपका हैंडस्कूड में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ों को हम लोग इस तरीके के रेगुलर हेक्सागन वाले प्रॉब्लम में इस बात को बोलते हैं कि ये इसके पैरेलल है, ये AB इस FC के पैरेलल और आधा होगा। तो इन सभी चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करते हुए आप इस रेगुलर हेक्सागन वाले प्रॉब्लम्स को आराम से प्रूव कर सकते हो। आप रेगुलर हेक्सागन वाले प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से प्रूव कर सकते हो। क्लियर सभी को ये बात भी ना। फिर हमें क्या होता है कि इस सपोज आपको कुछ क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है A1 ऑफ I कैप प्लस A2 ऑफ J कैप प्लस A3 ऑफ K कैप, वेक्टर B आपको गिवन है इज B1 ऑफ I कैप प्लस B2 ऑफ J कैप प्लस B3 ऑफ K कैप, वेक्टर C आपको गिवन है C1 ऑफ I कैप प्लस C2 ऑफ J कैप प्लस C3 ऑफ K कैप। इस तरीके के 3 वेक्टर गिवन है और इसका कहा जाता है कि दिस आर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। तो ये आप सेकंड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, इज अ कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर की यहाँ पर बात हो रही है ऑब्लिक, है ना, कि इफ अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इफ द गिवन 3 डायमेंशन 3 वेक्टर स्पेस में ये पूरा कॉम्बिनेशन एक वेक्टर A है, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक वेक्टर B है और ये पूरा कॉम्बिनेशन एक वेक्टर C है, जो कि ये तीनों वेक्टर आपके क्या है स्पेस में कोप्लेनर है, यानी कि एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो थ्योरेटिकली मैंने आपको ये बताया कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर 2 वेक्टर। One of the vector may be considered as a linear combination of other 2 vector। यानी कि आप यहाँ पर मान सकते हो कि वेक्टर A, ये लेट एज्यूम कि ये इस तरीके से वेक्टर गिवन थे, लेट A इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर C। ये किसी ना किसी x और y के ऑर्डर्ड पेयर के लिए और किसी x या x, y के ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये इक्वेशन पक्का होल्ड करेगा, क्योंकि इस A B C आपके कोप्लेनर है। तो वन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2। क्लियर सभी को? तो अगर ऐसा है तो यहाँ से हमें एक वेक्टर इक्वेशन मिलेगी A1 I कैप प्लस A2 का J कैप प्लस A3 का K कैप इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई
B1 का I प्लस B2 का J प्लस B3 का K कैप इज अ प्लस Y मल्टीप्लाइड बाई C1 का I कैप प्लस C2 का J कैप प्लस C3 का K कैप। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन आप बोल सकते हो कि ये किसी ना किसी x और y के ऑर्डर्ड पेयर के लिए होल्ड करेगी। और दिस अबव इक्वेशन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ i j एंड k बोथ साइड। तो ये इक्वल साइड तब होल्ड करेगा जब i का कोफिशिएंट बराबर j का कोफिशिएंट, क्योंकि i j k आपको मैंने बताया कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर है और नॉन कोप्लेनर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो तब होता है जब सभी कोफिशिएंट एक साथ जीरो होते हैं। सभी कोफिशिएंट यानी कि सभी टर्म को एक तरफ लेके आया जाए, यानी कि वन ऑफ द इक्वेशन इज x मल्टीप्लाइड बाई b1 is a plus y multiplied by c1 is equal to a1 is a x multiplied by b2 plus y multiplied by c2 is equal to the a2 is a x multiplied by b3 प्लस y मल्टीप्लाइड बाई C3 इज इक्वल टू A3। इसका मतलब कि ये आपका किसी ना किसी एक यूनिक ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये तीनों इक्वेशन एक साथ होल्ड करेगी। अगर आप देखो इसको इस तरह से फील कर सकते हो कि x और y के रिस्पेक्ट में ये एक इज अ कॉन्करेंट लाइंस हैं और कॉन्करेंट लाइंस का ये इज अ यूनिक सॉल्यूशन तब आती है या थ्री लाइंस आपकी कॉन्करेंट तब होती हैं जब उनका जो क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट है वो आपका क्या होता है जीरो। तो अगर द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर तो दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो ये तीनों एक साथ होल्ड करेगा और ये तीनों एक साथ होल्ड करेगा, यानी कि ये तीनों लाइन x और y के रिस्पेक्ट में कॉन्करेंट होंगी। तो अगर थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं द डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 या a1 a2 a3, मतलब मैंने रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, इज अ b1 b2 b3 इज अ c1 c2 एंड c3 इज इक्वेट विथ जीरो। तो अगर the conclusion is heading is if the three given lines are coplanar then ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी, ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। अगर एग्जामिनर ने तीन वेक्टर i j k के फॉर्म में दे रखा है, i j k के फॉर्म में दे रखा है, तो ये तीन वेक्टर इस तरीके से अगर एग्जामिनर ने सिंपल i j k के फॉर्म में तीन वेक्टर दे रखा है और उसको कहा है कि कोप्लेनर है, तो उनका वो डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट से बना हुआ डिटर्मिनेंट वो पक्का क्या होगा, वहाँ पर इज इक्वल टू द जीरो होगा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पक्का वहाँ पर जीरो के बराबर होगी अगर ये तीन वेक्टर्स आपके कोप्लेनर हैं। तो इसी का वाइस वर्सा इफ नॉन कोप्लेनर तो ये डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट इज नॉट पॉसिबल टू बी इक्वल जीरो तो दिस द गिवन वेक्टर आर ऑलवेज सेड टू बी इज सिंपली नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। द गिवन वेक्टर आर सेड टू बी सिंपली नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। तो ये डेरिवेशन मैंने जरूर करके दिखाया, लेकिन अगर मेरे पास सीधे सीधे तीन थ्री डायमेंशन वेक्टर्स हैं, तीन थ्री डायमेंशन वेक्टर्स हैं और उन तीन वेक्टर्स के कोप्लेनर होने की बात हो रही है, तो इसका मतलब उनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट पक्का वहां पर आपका जीरो होगा। पक्का वहां पे कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द कितना होगा, जीरो होगा। करेक्ट सभी को। इफ द वेक्टर्स so simply 4i cap plus 11 का j cap plus m का k cap is a 7 का i cap plus 2 का j cap plus 6 का k cap is the I cap plus 5 का j cap plus 4 का k cap are is a coplanar, then फाइंड m। अगर ये तीन वेक्टर्स आपके कोप्लेनर है तो इसमें एक m आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अंडरस्टैंड सभी लोग क्वेश्चन।
कि ये आपके पास तीन वेक्टर्स हैं आर सेट टू बी आर कोप्लेनर, एग्जामिनर ने कहा है, तो m की वैल्यू बताओ। तो हम पूरे डेरिवेशन से नहीं जाएंगे, हम सिंपली ये तीन वेक्टर्स आर कोप्लेनर हैं, तो यहाँ पर इज अ 4, 11, m is a 7, 2 and 6, 1, 5 and 4 is equate with 0 होगा। The 4 multiplied by is a 8 minus 30 minus 11 multiplied by 28 minus 6 plus m multiplied by 35 minus 2 is equate with 0। और यहाँ से जो m की वैल्यू आपको मिलेगी उसके लिए द गिवन थ्री वेक्टर इज अ पक्का आपके क्या होंगे, इज अ सिंपल कोप्लेनर होंगे। इज अ सिंपली हमसे कहा गया था कि अगर थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर हैं तो इस तरीके से हमें कहा गया है। अंडरस्टैंड सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ next example if the cos alpha comma cos beta and cos gamma are not possible to be 1, ये तीनों आपके 1 के बराबर अलाउड नहीं है, then prove that the vector A is equate with cos alpha का I cap plus j cap plus k cap, vector B is equal I plus cos beta का j cap plus k cap, vector C is equal I cap plus j cap plus cos gamma का k cap। तो अगर ये तीन वेक्टर्स आर prove that the three vectors never be is a coplanar। तो हमें यहाँ पर यह प्रूफ करना है कि अगर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर नॉट अलाउड टू बी 1, तो ये तीन जो वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहा है वो वेक्टर्स कभी भी क्या नहीं हो सकते, कोप्लेनर नहीं हो सकते हैं। यानी कि इसका ये मतलब है कि इसका जो कोफिशिएंट्स का बना हुआ डिटर्मिनेंट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं उसको जीरो के साथ सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए लेट एज्यूम द वेक्टर ए, बी एंड सी आर सिंपली कोप्लेनर। ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये तीनों वेक्टर आपके कोप्लेनर हैं, तो उसके लिए आपका कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट है cos अल्फा 1 1 1, cos बीटा 1 1 एंड 1, cos गामा, ये आपका डिटर्मिनेंट मान लेते हैं कि 0 है। तो ये स्टेटमेंट आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा अगर नेवर बी कोप्लेनर यानी कि अल्फा बीटा गामा की किसी वैल्यू के लिए क्या ये डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है। नाउ द cos अल्फा 1 इस तरीके के डिटर्मिनेंट को अगर हमें सिंपली सॉल्व करना है तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा इज अ r1 माइनस इज अ c1 को रिप्लेस किया, c1 को रिप्लेस किया इज अ c1 माइनस c2 से, एंड साइमल्टेनियसली c2 को रिप्लेस किया c2 माइनस c3 से। तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन करने पे ये आपका cos अल्फा माइनस का 1, ये 1 माइनस का cos बीटा, ये आपका 0, ये आपका यहाँ पे 0, ये आपका यहाँ पे cos बीटा माइनस का 1, ये आपका यहाँ पे 1 माइनस का cos गामा, और ये 1 1 एंड ये cos गामा, ये इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। और सिंप्लीफाइड किया तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये नॉट इक्वल टू द 0 है, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर को कॉमन निकाल के 0 की तरफ लेके गए, तो यहाँ पर ये 1, ये 0
ये मेरे पास 1 अपॉन कॉस गामा माइनस का 1, यहाँ पर मेरे पास 1, बोले बच्चे बेसिकली मैंने यहाँ पे 1 माइनस कॉस अल्फा कॉमन निकाला है, ऐसे समझे। तो ये आप सिंपली इसको 1 माइनस कॉस अल्फा लिखो, क्योंकि 1 माइनस कॉस अल्फा नेक्स्ट स्टेप पे मेरा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी 0, आपने इसको कॉमन निकाला तो ये -1 और ये 1 अपॉन 1 माइनस का कॉस बीटा हो जाएगा, और ये यहाँ पे आपके पास 0 1 और ये आपका कॉस गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस का कॉस गामा इज इक्वेट विथ 0 आ जाएगा। 1 माइनस का कॉस अल्फा इज अ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो गया। तो द डिटर्मिनेंट इज माइनस का 1 0 इज अ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई इज अ कॉसेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया। 1 माइनस 1 is a 1 upon 2 into the cosec square beta by 2 आ गया, is a 0 is a 1 is a यहाँ पर this is equal to the cos gamma, इस यहाँ पर मैंने इसको लिखा माइनस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 तो ये माइनस का 1 और प्लस का 1 अपॉन दिस, तो ये आपका 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर गामा बाई 2 इज इक्वेट विथ 0 डिटर्मिनेंट आया है। ये सिंपली मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया उस स्टेटमेंट को वहां पर। तो जब मैंने ये एज्यूम किया कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो ये कांस्टेंट आया। अब मैंने डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूं, यहाँ पे -1 होल मल्टीप्लाइड बाई इस माइनस का 1 इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू the cosec square gamma by 2 is a minus 1 upon 2 the cosec square beta by 2। ये 0 के साथ 0 हो गया, यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 2 cosec स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस 1 और ये 0 इस तरीके से आपका बन गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, देखो cosec स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर इज द बीटा बाई 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर इज द गामा बाई 2 बराबर 2 मिल जाएगा। आप सिंप्लीफाइड करोगे तो ये बराबर 2 मिल जाएगा, और अल्फा बीटा गामा के रिस्पेक्ट में इस कॉसेक स्क्वायर हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, ये हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, ये हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, तो ये सम हमेशा 3 या 3 से बड़ा होगा। तो इट्स नेवर बी पॉसिबल टू बी कि ये सम आपका 2 हो जाए। तो ये यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। अगर ये होल्ड नहीं करेगा तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू द 0 बना रहेगा, तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया कि ये 3 वेक्टर्स आपके यहाँ पर कैसे होंगे, ये 3 वेक्टर सिंपली यहाँ पर आपके हमेशा नॉन कोप्लेनर होंगे। ये 3 वेक्टर अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये तीनों ही 1 1 हो गए तो ऑब्वियस है उस केस में ये 1 और ये 1 तो तीनों वेक्टर सेम ही हो जाएंगे, तब तो ये पक्का ही आपके कोप्लेनर हो जाएंगे। अदरवाइज ये तीनों वेक्टर नेवर भी इज क्या हो सकेंगे, कोप्लेनर हो सकेंगे। ये 3 वेक्टर कभी भी आपके कोप्लेनर नहीं हो सकते हैं। तो यही बात हमें मेरे को बताया गया कि अगर सिंपल अपन को 3 वेक्टर दे रखे हैं और उन 3 वेक्टर के बारे में कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर की जैसी बात हो रही होगी, तो हम लोग वो कोफिशिएंट्स के डिटर्मिनेंट को लेकर वहां पे सीधे बोलेंगे कि अगर वो जी कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वहां पर इज इक्वल टू द इसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। क्लियर सभी को ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज इफ सपोज अपन को 3 वेक्टर कैपिटल ए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से, 3 वेक्टर्स इज IJK के फॉर्म में दे रखे थे, तब आपने कोप्लेनर होने के लिए सिंपल यहाँ पे क्या बात कहा कि सिंपल कोप्लेनर होने के लिए इस तरीके से ऐसा
कि उनका जो कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा, है ना। लेट सबसे पहले कि अगर आई जे की जगह पे स्मॉल a b एंड c आर इज अ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, इज अ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अगर ये गिवन 3 वेक्टर्स आपके नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे आई जे के की जगह पे इज द x1 ऑफ वेक्टर a प्लस y1 ऑफ वेक्टर b प्लस z1 ऑफ वेक्टर c इज एक नया वेक्टर b है, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि इसको ऐसा कर लेते हैं सिमेट्रिसिटी से x2 और इसको x3 ले लेते हैं। तो y1 का a वेक्टर प्लस y2 का b वेक्टर प्लस y3 का c वेक्टर, वेक्टर c आपका गिवन है, z1 इज a टाइम्स z2 ऑफ b टाइम्स प्लस z3 ऑफ c टाइम्स। इस तरीके से ये 3 वेक्टर्स a b c के टर्म में आपको गिवन है। ये 3 वेक्टर्स सिंपली आपके a b c के टर्म्स में यहाँ पर गिवन है। और इन जो 3 वेक्टर्स आपको यहाँ पे गिवन है उसके कोप्लेनर होने की बात कर रहा है कि कैपिटल A B C R, ये जो नए 3 वेक्टर्स हैं तो कैपिटल A B एंड C R क्या हो जाए, कोप्लेनर। तो मेरा सिंपल सा कहना है कि वही स्पेशल केस में स्मॉल a b c आपके i j k थे, आप वही काम फिर से इसका कुछ x टाइम्स एक वेक्टर को x टाइम्स ऑफ b प्लस c लिखोगे। अगर इफ कैपिटल a b c आपके कोप्लेनर है तो फिर आप इस a b और c के रिलेटिव कोफिशिएंट एक तरफ लाके 0 करोगे, क्योंकि a b c का आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो अगर कैपिटल A B C आर कोप्लेनर तो सिंपली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि x1 x2 x3 is a y1 y2 y3 is a simply z1 z2 and z3। ये जो डिटर्मिनेंट है वो सिंपली आपका s इक्वल टू द 0 के बराबर होगा। ये जो डिटर्मिनेंट है ये सिंपली आपका s इक्वल टू द 0 के बराबर होगा। वही सेम मेथोडोलॉजी से आप ये प्रूफ कर सकते हो कि इज a b c जो कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उनका ये जो डिटर्मिनेंट है वो आपका पक्का यहाँ पर सिंपली 0 के बराबर होगा। सिंपली यहाँ पर ये आपका किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा। अच्छे से इस बात को नोट डाउन कर लेना। जैसे मैंने कहा कि if small a b and c, if small a b and c are is a non